है गाइस, थैंक यू वेरी मच कि आपको द रिंग्स ऑफ पावर का पार्ट 1 इतना पसंद आया। सो इसीलिए अब आपकी खिदमत में हाजिर है इसका पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि इस दुनिया पर सोरोन नाम का खतरा मंडरा रहा है और सोरोन की फौज के और किसी खास मकसद के लिए जमीनों पर सुरंगें बना रहे हैं, क्योंकि ऑर्क सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते। और सोरोन नाम के इस खतरे का अंदाजा ग्लेड्रियल नाम की एक एल्फ को पहले ही लग चुका था, इसीलिए वो दुनिया भर में इसे ढूंढते हुए न्यूमेनोर नाम की रियासत तक पहुँच जाती है, जहाँ इंसान रहते हैं, जबकि कुछ इंसान मध्य धरती के साउथ में भी रहते हैं। पर अब साउथ में ऑर्क की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और अपनी सुरंगों को खुदवाने के लिए इन ऑर्क ने कुछ एल्फ और इंसानों को पकड़ रखा है। पर ये एल्फ जानते हैं कि अगर ऑर्क को अभी नहीं रोका तो सोरोन इस दुनिया को अंधकार में ढकेल देगा, इसीलिए ये यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं ताकि लिंडन में रहने वाले अपने एल्फ महाराज तक ये खबर पहुँचाकर यहाँ एल्फ की फौज ला सके। पर ऑर्क इनमें से किसी को यहाँ से भागने नहीं देते और भागने वाले सभी एल्फ को मार देते हैं और इनमें से बचे हुए एक एरोंडिर नाम के एल्फ को एडार के सामने पेश करते हैं, क्योंकि इन सभी ऑर्क का लीडर यही है। अब पार्ट 2 की शुरुआत में साउथ से बहुत दूर न्यूमेनोर में हम यहाँ की रानी को देखते हैं और तभी ये देखती हैं कि समुद्र का कहर इनके राज्य को तबाह कर रहा है। पर तभी इसकी आँख खुल जाती है, क्योंकि ये एक सपना था। और थोड़ी देर बाद ही इसके पास ग्लेड्रियल कुछ दस्तावेज लेकर आ जाती है जो इसे यही न्यूमेनोर की लाइब्रेरी से मिले थे। ग्लेड्रियल इनसे कहती है कि सोरोन वापस आ रहा है और वो सबसे पहले मध्य धरती के साउथ को तबाह करेगा और उसके बाद उसका अंधकार पूरी दुनिया पर फैलेगा। आपका ये न्यूमेनोर साम्राज्य भी इससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि साउथ की तबाही तो सिर्फ शुरुआत है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि एल्फ और न्यूमेनोर की फौजें एक हो जाएं और सोरोन का सर उठने से पहले ही उसे कुचल दें। जिस पर न्यूमेनोर की रानी कहती है कि सिर्फ तुम्हारे शक की बुनियाद पर हम अपनी सेना को यहाँ से दूर साउथ में नहीं ले जा सकते। जिस पर ग्लेड्रियल कहती है कि न्यूमेनोर और एल्फ पहले भी एक साथ मिलकर सोरोन को हरा चुके हैं। पर रानी कहती है कि उस बात को सालों बीत चुके हैं और अब न्यूमेनोर ने अपना अलग रास्ता चुन लिया है और वैसे भी तुम्हारे खुद के महाराज और बाकी एल्फ तक को तुम पर भरोसा नहीं है कि सोरोन जिंदा है, तो हम कैसे करें। जिस पर ग्लेड्रियल कहती है तो फिर मुझे अब सीधे तुम्हारे पिता से ही बात करनी होगी, जो न्यूमेनोर के असली राजा हैं। जिस पर रानी को गुस्सा आ जाता है और वो इसे भी इसके इंसानी दोस्त हेलब्रेंड के साथ जेल में डलवा देती है। और फिर इधर एरोंडिर देखता है कि ये सभी ऑर्क यहाँ किसी खास मकसद के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं और इस मकसद को पूरा करने वाला इनका लीडर एडार है, जिसके सामने सभी ऑर्क झुकते हैं। और तभी एरोंडिर इसके कानों को देखकर समझ जाता है कि ये एक एल्फ है, क्योंकि एल्फ के कान नोकीले होते हैं। और फिर एडार एरोंडिर के पास आकर उससे कहता है कि तुमसे बहुत से झूठ कहे गए हैं जिनकी वजह से तुम सच को नहीं देख पा रहे, इसीलिए इस मसले को सुलझाने के लिए हमें ये दुनिया नए सिरे से बनानी होगी। तुम्हें मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ, जाकर इंसानों को मेरा संदेश दो जिन्होंने पुरानी मीनार में शरण ली हुई है। और तभी हम उस पुरानी मीनार को देखते हैं जहाँ पर इंसान ऑर्क से बचने के लिए छिपे हुए हैं। पर यहाँ पर इन इंसानों की लीडर ब्रॉनविन देखती है कि इनका खाना अब खत्म हो चुका है, इसीलिए ये कहती है कि शिकारियों को बुलाओ, हम जंगल से शिकार करेंगे। पर इसका बेटा थियो कहता है कि जंगल में इतना शिकार नहीं है, वहाँ सिर्फ चंद खरगोश ही मिलेंगे, इसीलिए हमें बाहर एक दल को अपने पुराने तहखानों पर भेजना होगा, वहाँ काफी अनाज होगा। पर इसकी माँ कहती है कि वहाँ ऑर्क का खतरा है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। पर फिर हम देखते हैं कि थियो अपनी माँ को बिना बताए ही अपने दोस्त के साथ तहखाने की तरफ निकल जाता है और फिर जल्दी ही ये दोनों यहाँ से काफी अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। पर आते हुए थियो कहता है कि एक बार शराब खाने में भी देख लेते हैं, वहाँ जरूर कुछ न कुछ होगा। पर अंदर जाने पर इसे यहाँ अनाज बिखरा हुआ मिलता है, जिसे ये भरने लगता है। पर बाहर इसका दोस्त सूरज के छिपते ही यहाँ से भाग जाता है और अंदर अब थियो को भी ऑर्क का एहसास हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो इसके सामने आता है तो थियो फौरन उस तलवार को निकाल लेता है जिसकी तलाश ये ऑर्क कर रहे हैं। और तभी ये ऑर्क पर हमला करके यहाँ से बाहर भाग जाता है और वो ऑर्क बाहर आकर कहता है कि ढूंढो उस बच्चे को, सोरोन की तलवार उसी के पास है। पर थियो इनसे बचने के लिए एक कुएं में छिप जाता है। जबकि इधर हम देखते हैं कि इस दुनिया में इंसान और एल्फ के अलावा पहाड़ों में बोने भी रहते हैं और ये बोने कमाल के इंजीनियर हैं जो पहाड़ों को खोदकर उसके अंदर ही अपना शहर और साम्राज्य बनाते हैं। पर अब इन बोनों को खुदाई में कोई खास जादुई तरह का पत्थर मिला है, जिसका पता लगाने के लिए एल्फ के महाराज ने एलनोर को इन बोनों के पास भेजा है, क्योंकि इन बोनों का राजकुमार ड्यूरिन एलनोर के बचपन का दोस्त है, इसीलिए बोनों को इस पर शक नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ आने के बाद एलनोर छिपकर ड्यूरिन की बातें सुन लेता है कि सुरंग में उसी जादुई पत्थर की खुदाई चल रही है, इसीलिए ये जल्दी ही उस सुरंग में आ जाता है और सीक्रेट पासवर्ड बोलकर यहाँ का दरवाजा भी खोल लेता है और इसे यहाँ उस पत्थर के निशान भी मिल जाते हैं। तभी ड्यूरिन यहाँ आ जाता है और इससे कहता है कि मैं जानता था
कि तुम यहाँ मेरी जासूसी करने आए हो, जिस पर एल्नोर कहता है बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, मैं यहाँ बस तुम्हें देखने आया था। पर ड्यूरिन कहता है कि तुम्हारे महाराज ने तुम्हें यहाँ इसीलिए भेजा होगा। पर एल्नोर कहता है नहीं, मैं यहाँ सिर्फ हमारी दोस्ती के लिए आया हूँ, मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है जो भी यहाँ है या जिस चीज की तुम खुदाई कर रहे हो। जिस पर ड्यूरिन इससे कहता है कि तो तुम्हें इन चट्टानों की कसम लेनी होगी कि आज मैं तुम्हें जो भी बताने वाला हूँ उसका जिक्र तुम किसी भी जिंदा शख्स के सामने नहीं करोगे। अगर कसम तोड़ी तो इन चट्टानों की शक्ति तुम्हें ऐसे अंधेरों में ढकेलेगी कि तुम और तुम्हारी पूरी एल्फ प्रजाति कभी भी उससे उभर नहीं पाओगे। जिस पर एल्नोर कहता है कि मैं कसम लेता हूँ कि तुम जो भी राज बताओगे वो सिर्फ मुझ तक ही रहेगा। जिसके बाद ड्यूरिन इसे वो पत्थर दिखाता है जिसका नाम मैथ्रिल है। ड्यूरिन कहता है कि ये हमारी प्रजाति की किस्मत बदल कर रख देगा, ये एक नए युग की शुरुआत होगी। जिस पर एल्नोर इसे देखते हुए कहता है तो फिर तुमने इसे राज क्यों रखा हुआ है, तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए। पर ड्यूरिन कहता है कि इसकी खुदाई में बहुत खतरा है, आए दिन खुदाई में हमारे बोने भाई सुरंगों के ढह जाने से मारे जा रहे हैं, इसीलिए मेरे पिता ने इसकी खुदाई पर रोक लगा दी है। तभी एल्नोर इसे मैथ्रिल वापस देने लगता है, पर ड्यूरिन कहता है रख लो इसे हमारी दोस्ती के निशानी के तौर पर। तभी एक और सुरंग ढह जाती है जिसमें 4 बोने और दब जाते हैं। जबकि इधर हेलब्रेंड ग्लेड्रियल से कहता है कि तुम्हारी इतनी बातों पर भी महारानी को गुस्सा नहीं आया, पर उनके पिता से मिलने की बात पर वो भड़क गई। जिस पर ग्लेड्रियल कहती है इसका मतलब वो कुछ छिपा रही हैं। तभी यहाँ सिपाही आ जाते हैं और वो ग्लेड्रियल से कहते हैं कि महारानी का आदेश है कि तुम्हें आज रात ही एक नाव के जरिए मध्य धरती भेज दिया जाए। पर बाहर निकलते ही ग्लेड्रियल इन सिपाहियों पर हमला करके महारानी के पिता की तरफ भाग जाती है। पर यहाँ आकर ये देखती है कि महाराज की हालत इतनी खराब है कि वो बात भी नहीं कर पाते। तभी यहाँ मौजूद महारानी कहती है कि इनकी इस हालत की खबर बहुत कम लोगों को है, तो बेहतर होगा कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जिस पर ग्लेड्रियल कहती है तो फिर हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, आपके पिता और एल्फ के बीच में एक अच्छा रिश्ता था, तो फिर आपका क्यों नहीं है। जिस पर रानी बताती है कि हमारी प्रजा ने बगावत कर दी थी, इसीलिए हमें पुराने तौर तरीकों पर वापस लौटना पड़ा और मेरे पिता की जगह मुझे रानी बनना पड़ा ताकि बगावत खत्म हो सके। और फिर उसके बाद मेरे पिता मुझे यहाँ ले आए और मुझे इस मड़ी में उन्होंने न्यूमेनोर का भविष्य दिखाया। और फिर ग्लेड्रियल जैसे ही इस पर हाथ रखती है तो इसे भी वही नजारा दिखता है जो रानी को दिखा था कि न्यूमेनोर की सल्तनत तबाह हो जाएगी। और फिर रानी बताती है कि भविष्यवाणी के मुताबिक न्यूमेनोर की तबाही उस दिन से शुरू हो जाएगी जिस दिन कोई एल्फ न्यूमेनोर पर कदम रखेगी। इसीलिए हमने एल्फ से सारे रिश्ते खत्म कर दिए, पर फिर भी तुम्हारे कदम यहाँ पड़ चुके हैं, इसीलिए मैं जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से भेजना चाहती हूँ। पर ग्लेड्रियल कहती है कि इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि अगर मध्य धरती की शैतानी ताकत को उभरने से नहीं रोका तो वो फैलेगी और आखिर में यहाँ तक भी आ जाएगी। आप खुद इस तबाही को न्योता दे रही हैं, इसीलिए मेरी दरख्वास्त है कि डर का रास्ता मत चुनिए, मेरा साथ दीजिए। एक बार फिर से एल्फ और न्यूमेनोर को मिलकर ये जंग लड़ने दीजिए। जबकि इधर पुरानी मीनार पर ब्रोनविन देखती है कि थियो का दोस्त तो अनाज लेकर वापस आ गया है, पर इसका बेटा थियो नहीं। और फिर इधर हम थियो को देखते हैं जो इन ऑर्क से बचने के लिए इधर उधर छिप रहा है, क्योंकि ऑर्क अब यहाँ चारों तरफ फैल चुके हैं। क्योंकि इन्हें जिस तलवार की तलाश थी अब वो इन्हें थियो के पास मिल चुकी है। पर थियो इनसे छिपते छिपाते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी एक ऑर्क इसे पकड़ लेता है। पर इस पर हमला करने से पहले ही एरोंडिर पीछे से इसे मार देता है और थियो को लेकर यहाँ से भाग जाता है। पर अब ऑर्क भी इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं और ये ऑर्क इस पूरे जंगल में हर तरफ फैल चुके हैं। पर एरोंडिर भी इन ऑर्क को मारता जा रहा है, पर इन ऑर्क की तादाद बहुत ज्यादा है। तभी यहाँ पर ब्रोनविन भी आ जाती है और ये तीनों यहाँ से सूरज की रोशनी की तरफ भागने लगते हैं। एरोंडिर इन्हें रोकते हुए जल्दी ही खुले जंगल में आ जाता है और इसीलिए अब ऑर्क बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि सूरज की सीधी रोशनी में ये जल जाते हैं। और इसका फायदा उठाकर ये तीनों जल्दी ही यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर इधर पहाड़ों में हम देखते हैं कि ड्यूरिन आकर बताता है कि आखिरी बोना भी उस सुरंग से बचकर बाहर आ गया, शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। पर अब मेरे पिता ने और आगे की खुदाई पर रोक लगा दी है, हम अब उस पत्थर को और नहीं खोद पाएंगे। इसलिए ड्यूरिन अपने पिता पर बहुत गुस्सा करता है, जिस पर एल्नोर इसे समझाता है कि अपने पिता से नाराज मत हो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, अब वो बूढ़े हो चुके हैं और जल्दी ही उनकी जगह तुम नए राजा बनोगे और तब तुम्हें उनकी अहमियत समझ आएगी। इसीलिए ड्यूरिन फौरन अपने पिता के पास जाकर माफी मांग लेता है, जिस पर इसके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता होने के साथ साथ इन बोनों का राजा भी हूँ और वो सब भी मेरी औलादों जैसे हैं। जिस पर ड्यूरिन कहता है ठीक है पिताजी, जैसा आप बेहतर समझे। आपसे एक बात और पूछनी थी कि एल्नोर ने मुझे अपने साथ अपने राज्य लिंडन चलने को कहा है, क्या मैं जा सकता हूँ? जिस पर इसके पिता कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त के बर्ताव से तो अब तक यही लग रहा है कि उसके महाराज ने उसे यहाँ किसी गलत मकसद से नहीं भेजा है, पर फिर भी तुम लिंडन जाकर सच का पता लगाओ। जबकि इधर साउथ में हम देखते हैं कि ये तीनों पुरानी मीनार पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ब्रोनविन एरोंडिर को परेशान
देखकर खुद भी परेशान हो जाती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर तभी एरोंडिल कहता है कि ऑर्क के सरदार एडार ने तुम इंसानों के लिए संदेश भेजा है कि तुम लोग तभी जिंदा बचोगे जब तुम अपनी जमीनें उसके हवाले करके उसके सामने घुटने टेक दोगे, और अगर इनकार किया तो वो यहाँ आकर हमला कर देगा और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी थियो अपने पास उस तलवार को देखता है, लेकिन तभी एक बूढ़ा आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो तलवार तुम्हारे पास है क्योंकि तुमसे पहले वो मेरे पास थी और तुमने मेरे पास से ही वो चुराई है। देखो, हम दोनों के हाथ पर समान निशान है। ये सिर्फ तलवार नहीं है बल्कि एक अद्भुत शक्ति है, इसीलिए अपनी ताकत बचा कर रखो बच्चे, क्योंकि अब बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि सौरोन वापस आ रहा है। और इधर एक ऑर्क एडार को आकर बता देता है कि उस तलवार को एक लड़का पुरानी मीनार में ले गया है। और यहाँ से दूर न्यूमेनोर में हम देखते हैं कि महारानी ग्लेड्रियल को यहाँ से दूर मध्य धरती वापस भेज रही है। पर तभी ये देखती हैं कि इसके जाने से श्वेत पेड़ के पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसीलिए ये ग्लेड्रियल को रोक लेती हैं और फिर ये अपनी प्रजा के सामने ऐलान करती है कि श्वेत पेड़ की पत्तियों का झड़ना बहुत बड़ा अशुभ है। इसीलिए अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। मध्य धरती के साउथ में फिर से काली शक्तियाँ पनप रही हैं। इसीलिए मैं खुद अपनी एक सैन्य टुकड़ी लेकर ग्लेड्रियल के साथ मध्य धरती जाऊंगी ताकि हम वहाँ फंसे अपने दूसरे इंसानी भाइयों को बचा सकें। इसलिए कप्तान भी एक सैन्य टुकड़ी को बनाने का आदेश सबको सुना देते हैं, जिस पर सभी लोग अपने अपने हाथ उठाकर कहने लगते हैं कि इस टुकड़ी में हम भी शामिल होकर इस जंग को लड़ेंगे। और फिर इधर हम देखते हैं कि एडार सूरज को घूर रहा होता है। तभी एक ऑर्क आकर इससे कहता है कि हमारी सुरंगों का काम पूरा हो चुका है, जिस पर एडार कहता है कि अपना हाथ लाओ। और तभी सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ते ही इसका हाथ जलने लगता है, जिस पर एडार इससे कहता है कि जल्दी ही तुम सबको इस तकलीफ से निजात मिल जाएगी। अब जाकर फौज को बुलाओ, वक्त आ गया है। और इधर पुरानी मीनार पर हम देखते हैं कि ब्रोनविन यहाँ मौजूद सभी इंसानों को एडार की चेतावनी के बारे में बता देती है कि अगर हमने अपनी जमीनें उसे सौंपकर उसके सामने घुटने नहीं टेके तो वो यहाँ आकर सबको मार देगा। इसके अलावा मैं आप सबको ये भी बता दूं कि मैं इंसानों की वो राजा नहीं हूँ जिसका आपको इंतजार है, पर अगर आप मेरे साथ मिलकर लड़ेंगे तो आने वाले वक्त में ये मीनार हमारी बुजदिली का नहीं बल्कि बहादुरी की निशानी बनेगी। अब कौन मेरे साथ मिलकर ये जंग लड़ेगा? जिस पर कुछ लोग अपने हाथ खड़े करने लगते हैं। पर तभी वेल्ड्रेक आकर कहता है कि अगर तुम्हारे साथ मिलकर उन शैतानों से लड़े तो हम सभी मारे जाएंगे। उनसे दुश्मनी मोल लेने से अच्छा है कि हम उनकी गुलामी करें, कम से कम जिंदा तो रह पाएंगे। इसीलिए ये इन लोगों से कहता है कि मेरे साथ चलो, हम एडार के पास जाएंगे और उसके आगे घुटने टेक देंगे। हम जिएंगे ना कि जीतेंगे। इसीलिए कुछ लोग इसके साथ चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग यहाँ पर ब्रोनविन के साथ इस जंग को लड़ने के लिए रुक जाते हैं। और जाते हुए वेल्ड्रेक थियो को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, पर थियो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाता। जबकि इधर हम देखते हैं कि न्यूमेनोर की सेना यहाँ आने के लिए जल्दी ही तैयारियां शुरू कर देती है और ये लोग अपने जहाजों को जल्द से जल्द तैयार करके यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि कप्तान का लड़का भी इस जंग में शामिल होने के लिए कहता है, पर कप्तान पहले तो इसको मना कर देते हैं, पर इनका लड़का नहीं मानता, इसीलिए आखिर में वो इसे शामिल कर ही लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सिपाही हेलब्रेंड को अपने साथ ग्लेड्रियल और रानी के पास ले आते हैं। और फिर रानी के पूछने पर यह बताता है कि दुश्मन पुरानी मीनार की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए रानी इससे कहती है कि तैयार हो जाओ, तुम्हें अपनी आवाम को एकजुट करना होगा। इसके बाद रानी यहाँ से चली जाती है। और फिर ग्लेड्रियल हेलब्रेंड से कहती है कि साउथ में तुम्हारे इंसानी लोगों का कोई राजा नहीं है, इसीलिए मैंने रानी से कहा है कि तुम उनके राजा हो। और फिर इसके थोड़ी देर बाद जब ग्लेड्रियल बाहर आकर देखती है तो सिपाही जंग पर जाने से पहले अपनी लड़ाई का अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी ग्लेड्रियल कहती है कि ऑर्क को मारना कोई इंसान को मारने जैसा नहीं है। और फिर ये इन सबको बताती है कि एक ऑर्क को मारने के कई तरीके हैं, पर मैं तुम्हें सिर्फ सीधा तरीका बताऊंगी। और फिर ग्लेड्रियल इनसे कहती है कि चलो सब मुझ पर हमला करो। तभी कप्तान कहते हैं कि जो भी ग्लेड्रियल को हराएगा उसे उप सेनापति बना दिया जाएगा। तभी इनमें से एक सिपाही आकर ग्लेड्रियल से लड़ने लगता है, पर ग्लेड्रियल को ये छू भी नहीं पाता क्योंकि ग्लेड्रियल बहुत तेज है। और इससे कहती है कि तलवारबाजी संतुलन का खेल है, इसीलिए अपने पैरों से लड़ो, ना कि सिर्फ बाजुओं से। तभी इसका दोस्त भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है और ये दोनों मिलकर ग्लेड्रियल पर हमला कर देते हैं। और फिर तभी बाकी सिपाही भी इसमें शामिल हो जाते हैं और ये सब मिलकर ग्लेड्रियल पर हमला कर देते हैं, पर कोई भी ग्लेड्रियल को हरा नहीं पाता। और ग्लेड्रियल इन सबके हमलों को रोकते हुए इन सबको एक एक करके हरा देती है। और फिर कहती है कि ऑर्क को हराने के लिए सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि अक्ल की ज्यादा जरूरत है। हालांकि तुम सिर्फ मेरा कपड़ा ही काट पाए हो, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ग्लेड्रियल इसे उप सेनापति बना देती है। और फिर इधर हम देखते हैं कि रानी का चचेरा भाई बताता है कि इंसानों की मदद करने में न्यूमेनोर का काफी फायदा है। हम मध्य धरती के साउथ को बचाकर इंसानों
इंसानों को उनका वो राजा देंगे जिसका उन्हें सालों से इंतजार है, और वो राजा हमेशा हमारा कर्जदार रहेगा, जिसका हमें हर तरह से फायदा होगा। मध्य धरती की धातु, जंगल, व्यापार, तोहफे हमें सब मिलेगा। इसीलिए हम इस जंग की मुहिम को जारी रखेंगे। और इधर रानी भी अपने पिता को आकर बताती है कि आपका सपना पूरा होने वाला है, हम वो करने जा रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। जिस पर इसके पिता कहते हैं कि मध्य धरती पर मत जाओ, वहाँ तुम्हें सिर्फ अंधकार ही मिलेगा। जबकि इधर एल्फ की राजधानी लिंडन में ड्यूरिन एल्नोर के साथ एल्फ के महाराज से मिलने के लिए आ जाता है, क्योंकि एल्फ इन दोनों से संधि करना चाहते हैं। और फिर ड्यूरिन के जाने के बाद एल्फ के महाराज एल्नोर से उस नई धातु के बारे में पूछने लगते हैं जो बोनो ने खोद कर निकाली है। पर एल्नोर कहता है कि मैंने अपने दोस्त से इस राज को छिपाने की कसम खाई है, मैं उस धातु के बारे में आपको नहीं बता सकता। जिस पर महाराज कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि वो धातु क्या है? हमारी पुरानी गाथा के अनुसार पवित्र पेड़ को बचाने के लिए एल्फ योद्धा ने अपनी सारी शक्ति उसमें डाल दी थी, पर मोर्गोथ के अग्नि राक्षस ने भी उस पेड़ को तबाह करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। इसी बीच वो पेड़ बिजली के आगोश में आ गया, जिससे पेड़ की शक्ति जमीन के अंदर चट्टानों तक चली गई। और अब बोनो ने वही शक्ति खोज निकाली है एक धातु के रूप में, और अब सिर्फ वही शक्ति हमें बचा सकती है, क्योंकि धीरे धीरे हमारा पवित्र पेड़ मर रहा है, जिसके मरते ही सारे एल्फ भी खत्म हो जाएंगे। क्या तुम्हारे दोस्त की कसम तुम्हारी पूरी प्रजाति के विनाश से बड़ी है? अगर एल्फ खत्म हो गए तो ये मध्य धरती अंधकार में चली जाएगी, और एल्फ के बाद धरती की सभी प्रजातियां भी खत्म हो जाएंगी, ये धरती तबाह हो जाएगी। अगर ये सब भी तुम्हें तुम्हारे दोस्त की कसम तोड़ने पर मजबूर नहीं कर रहा तो हमारी इस बातचीत का कोई मतलब नहीं रहा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एल्नोर कैलिब्रिम्बर के पास आता है और इनसे पूछता है कि क्या आपको लगता है कि ये मिथरल धातु हमें बचा सकती है? जिस पर ये कहते हैं कि मैंने हर तरह से पता लगाया है, इस धातु की रोशनी कभी भी खत्म नहीं होती, इसलिए अगर हम इसे अच्छी मात्रा में इकट्ठा कर ले तो हम अपनी रोशनी बचा सकते हैं, जिससे एल्फ फिर से सदियों तक जी पाएंगे। और फिर इसके बाद इधर साउथ में हम देखते हैं कि वेल्ड्रेग मीनार के बचे हुए इंसानों को एडार के पास ले आता है, और ये सब अपने घुटने एडार के सामने टेक कर उसके गुलाम बनने को तैयार हो जाते हैं। और वेल्ड्रेग कहता है कि हम आखिरी सांस तक आपके गुलाम रहेंगे और हम सोरोन के साथ हमेशा वफादार रहने की कसम खाते हैं। तभी एडार इसे दूर फेंक कर इनमें से एक लड़के को उठा लेता है और इससे कहता है कि शपथ सिर्फ खून मांगती है, इसीलिए इसे मारो और शपथ लो। कोई और रास्ता न होने पर वेल्ड्रेग इस लड़के को मार देता है। जबकि इधर पुरानी मीनार पर थियो एरोंडिर से कहता है कि हम सब इस मीनार में दबकर खत्म होने वाले हैं, तो फिर तुम हमारे साथ क्यों रुके हो? जिस पर एरोंडिर कहता है कि सालों तक तुम पर नजर रखने के बाद मुझे तुम इंसानों की अच्छाई और शख्सियत को देखने का मौका मिला। जिस पर थियो कहता है कि आधे लोग तो चले गए, पर एरोंडिर कहता है आधे तो रुके हैं ना। तभी थियो इसे वो सोरोन की तलवार दिखा देता है। एरोंडिर कहता है कि मैंने इसे पहले भी देखा है, और चेक करने पर इन्हें यहाँ की चट्टानों पर सोरोन के चेहरे के साथ इस तलवार का भी निशान मिल जाता है। जिसके बाद एरोंडिर ब्रॉनविन से कहता है कि ये एक तरह की चाबी है, पर इसका इस्तेमाल क्या है ये मैं नहीं जानता, पर एडार ने मुझे बताया था कि वो साउथ में ओर्क को बसाकर ही रहेगा, और इस चाबी से साफ हो जाता है कि वो यहाँ हमला करने इस चाबी के लिए ही आ रहा है। अगर उसे ये चाबी मिल गई तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। हमें किसी भी हाल में ये चाबी उसके हाथ नहीं लगने देनी है। पर अब ब्रॉनविन की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो कहती है कि हम दुश्मन से नहीं लड़ पाएंगे, सब खत्म हो जाएगा और ये मीनार हम पर ही गिर जाएगी। तभी इससे एरोंडिर को एक आइडिया आता है, और फिर इधर हम देखते हैं कि एडार के ओर्क की एक बहुत बड़ी फौज इनकी तरफ आ रही है, जो इस पुरानी मीनार को इन इंसानों के खून से रंगने को तैयार है, और जल्दी ही ये इस मीनार तक पहुंच भी जाएंगे। और यहाँ से दूर लिंडन में हम देखते हैं कि एल्नोर ड्यूरिन को सब कुछ सच बता देता है कि तुम्हारे पास आने का मेरा मकसद हमारी दोस्ती नहीं बल्कि कुछ और था। मैं इस पत्थर की तलाश में आया था, क्योंकि इसके बिना हम नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए एल्फ को इस पत्थर की जरूरत है, क्योंकि हमारा पवित्र पेड़ मर रहा है। अगर वो मर गया तो सारी रोशनी खत्म हो जाएगी, जिसके बिना एल्फ जिंदा नहीं बचेंगे, हमारी पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। जिस पर ड्यूरिन कहता है ओ तो अब लगता है कि एल्फ की पूरी प्रजाति का भविष्य मेरे ही हाथ में है। जिस पर एल्नोर कहता है हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है। जिस पर ड्यूरिन कहता है चलो तुम भी क्या याद रखोगे, पर इतनी जल्दी एहसान मत मानो, क्योंकि पहले हमें मेरे पिता को मनाना होगा इस पत्थर को देने के लिए। इसीलिए ये दोनों फिर से पहाड़ों की तरफ जाने लगते हैं अपने बोने राजा को मनाने के लिए, जबकि पीछे से एल्फ के महाराज भी इन दोनों की बातें सुन रहे थे। जबकि इधर न्यूमेनोर में हम देखते हैं कि न्यूमेनोर की काफी बड़ी सेना मध्य धरती पर साउथ में इंसानों को बचाने के लिए निकल जाती है, और ये सभी लोग अपने अपने जहाजों पर बैठकर दुश्मन से लड़ने को तैयार हैं। और इस जंग में लड़ने के लिए इनकी रानी खुद इनके साथ आ रही है।
और तभी ग्लेड्रियल भी अपने एल्फ वाले आर्मर में जहाज पर आ जाती है। तभी कप्तान कहते हैं कि जंग का वक्त आ गया है, जल्दी ही हम लोग मध्य धरती पर होंगे वहाँ के अपने भाइयों को बचाने के लिए। और फिर ये अपने जहाजों को लेकर मध्य धरती की ओर निकल जाते हैं। और इधर मीनार पर आने से पहले एडार अपनी ऑर्क की सेना से कहता है कि आज के बाद सब बदलने वाला है। हम लोगों ने बहुत सह लिया, दुश्मन तादाद में भले ही कम है लेकिन फिर भी हमारे कुछ सिपाही आज मारे जाएंगे, पर उनकी ये कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी, क्योंकि आज हम इन दुश्मनों को मारकर सोरोन की तलवार से साउथ की इस सरजमी को अपना बना लेंगे। और फिर जल्दी ही ये लोग मीनार पर आ जाते हैं, लेकिन अंदर जाने पर एडार देखता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा पड़ा है, लेकिन एरोंडिर यहाँ पहले ही छिपा हुआ था। और तभी एडार को सोरोन का वही निशान मिल जाता है और एडार का एक सिपाही आकर इससे कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी एरोंडिर इन पर हमला कर देता है और जल्दी ही वो इस मीनार को गिराने वाले जाल को चालू कर देता है और बाहर का दरवाजा बंद करके भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी मीनार इन ऑर्क के ऊपर गिरने लगती है और इसमें दबकर काफी ऑर्क मारे जा रहे हैं। और जल्दी ही ये पूरी मीनार इन सब पर गिर जाती है और बाहर इंसान इसे देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि ये पहले ही यहाँ से जाल बिछाकर निकल चुके थे। तभी ब्रॉनविन कहती है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें गांव वालों को जल्दी ही तैयार करना होगा। जबकि इधर समुद्र के रास्ते में हम देखते हैं कि न्यूमेनोर की सेना इनकी तरफ आ रही है और रास्ते में ग्लेड्रियल कप्तान के बेटे से बात करते हुए उगते सूरज को निहार रही होती है। जबकि इधर हम एरोंडिर को देखते हैं जो उस तलवार के टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है, पर लाख कोशिश करने के बाद भी ये नहीं टूट पा रही। इसीलिए ये ब्रॉनविन से कहता है कि अगर हम इसे तबाह नहीं कर पा रहे तो हमें इसे कहीं छिपाना होगा जहाँ किसी को पता न चले। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर आने वाले दुश्मन के लिए जाल बिछाने लगते हैं और अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एरोंडिर इनसे कहता है कि ये जगह हमारे लिए फायदेमंद है, पर उसके लिए हमें पहले दुश्मन को अंदर आने देना होगा। जब तक और पुल पार नहीं कर लेते तब तक कोई हमला नहीं करेगा। अब अपनी हिम्मत जुटाओ, एक छोटी सी सेना भी बड़े दुश्मन को हरा सकती है। जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, इसीलिए अपना फर्ज निभाओ। मैं वादा करता हूँ कि हम कल का सूरज जरूर देखेंगे, इसीलिए अब जाकर अपनी अपनी जगह ले लो। और फिर ब्रॉनविन अपने बेटे थियो को बाकी औरतों, बूढ़ों और बच्चों के साथ अंदर शराब खाने में भेज देती है। और फिर इस जंग से पहले एरोंडिर और ब्रॉनविन एक दूसरे के साथ अपना वक्त बिताने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को अपने दिल की सारी फीलिंग्स बता देते हैं। और फिर कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि रात होने पर चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। ये सब डरे हुए हैं और दुश्मन के आने का इंतजार कर रहे हैं। और फिर जल्दी ही ऑर्क की सेना यहाँ आने लगती है और इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और जल्दी ही ये सब पुल को पार करके अंदर आने लगते हैं और चारों तरफ फैलकर ये इन इंसानों को ढूंढना भी शुरू कर देते हैं। और इनमें से एक ऑर्क जब ब्रॉनविन की तरफ आता है तो ब्रॉनविन इस पर हमला कर देती है और फिर ये गाड़ी में आग लगाकर इसे इनकी तरफ फेंक देती है, जिससे आग इन ऑर्क को चारों तरफ से घेर लेती है। और फिर एरोंडिर और बाकी इंसान इन पर चारों तरफ से तीर बरसाकर इन्हें मारने लगते हैं, पर ऑर्क भी इन पर हमला करके जल्दी ही इनके इस जाल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। इसीलिए सभी इंसान आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और इन ऑर्क पर टूट पड़ते हैं और ये सब साथ में बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ रहे होते हैं। तभी एक ऑर्क एरोंडिर पर हमला करके इसे जल्दी ही नीचे गिरा लेता है, पर ये इसे मार देता है। तभी पीछे से एक बड़ा सा ऑर्क आ जाता है और वो एरोंडिर को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और बाहर बाकी ऑर्क भी इंसानों को मार रहे होते हैं। और इधर एरोंडिर अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके इस बड़े से ऑर्क को मारने की कोशिश करता है, पर ये ऑर्क काफी ज्यादा ताकतवर है और ये जल्दी ही एरोंडिर को अपने काबू में ले लेता है और इसके गले को घोटने लगता है। और ये जैसे ही एरोंडिर को मारने वाला होता है तो तभी पीछे से ब्रॉनविन इसे मार देती है। और फिर ये दोनों देखते हैं कि बाकी इंसानों ने भी सभी ऑर्क को मार दिया है और ये लोग ये जंग जीत चुके हैं। इसीलिए ये सब खुशियां मनाने लगते हैं, पर इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि जब ये इन दुश्मनों के नकाब हटाकर देखते हैं तो इनमें से ज्यादातर इनके वही इंसानी साथी होते हैं जो इन्हें छोड़कर एडार की तरफ गए थे, क्योंकि पहली टुकड़ी में एडार ने कुछ ऑर्क के साथ इन्हें ही भेजा था। इसीलिए बाकी ऑर्क के साथ ये सब मारे गए। तभी चारों तरफ से एडार के तीर बरसने लगते हैं, क्योंकि एडार ने अपना असली हमला अब शुरू किया है, जिसमें काफी इंसान मारे जा रहे हैं। तभी एक तीर ब्रॉनविन के आकर लगता है, इसीलिए एरोंडिर फौरन इसे उठाकर शराब खाने की तरफ लेकर अंदर जाने लगता है और ये लोग अंदर जाकर फौरन दरवाजा बंद कर देते हैं। पर ऑर्क ने अब इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और एरोंडिर अंदर सबसे पहले ब्रॉनविन का तीर तोड़कर इसे बाहर निकालता है, जिससे बहुत खून बहने लगता है। इसीलिए ये इसके जख्म को जला देते हैं। पर अब ऑर्क चारों तरफ से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब मिलकर इनके दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं। पर उम्मीद का सवेरा अब हो चुका है, क्योंकि न्यूमेनोर की एक बहुत बड़ी सेना
को लेकर ग्लेड्रियल इनकी तरफ ही आ रही है, पर इधर ऑर्क अब दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके हैं और ये सब इंसानों को मारकर उन्हें जल्दी ही काबू में ले लेते हैं। तभी एडार अंदर आता है और एरोंडिर से कहता है कि तुम जानते हो कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, इसीलिए मुझे वो तलवार दे दो। पर एरोंडिर कहता है हरगिज नहीं, जिस पर ऑर्क इन इंसानों को मारने लगते हैं। एडार कहता है चलो देखते हैं कि तुम कितने इंसानों की कुर्बानी दोगे उस तलवार के लिए। और फिर जल्दी ही ये तलवार ब्रोनविन की गर्दन पर रख देते हैं। लेकिन तभी थियो कहता है रुको, मुझे पता है वो तलवार कहाँ है, और फिर जल्दी ही ये अपनी माँ को बचाने के लिए वो तलवार एडार को दे देता है। आखिर एडार को उसके मकसद की चाबी मिल ही गई। पर जैसे ही ये बाहर आता है तो तभी यहाँ पर न्यूमेनोर की सेना आ जाती है और ये इन ऑर्क को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारने लगती है और अंदर के इंसान भी मौका मिलते ही हमला कर देते हैं और बाहर न्यूमेनोर की सेना चारों तरफ से इन ऑर्क को घेर लेती है और इन्हें एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर देती है। और इस सब के बीच में ग्लेड्रियल का जलवा तो अलग ही नजर आ रहा है, जबकि न्यूमेनोर के सिपाही ऑर्क पर कोई रहम नहीं दिखा रहे। रानी दूर से ही ये सब देख रही होती है और कप्तान का बेटा भी इस जंग में शामिल होने के लिए बेकरार है, इसीलिए रानी इसे भी भेज देती है और ये भी आकर इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। अब ऑर्क बड़ी बुरी तरह से हार रहे हैं। तभी एरोंडिर ग्लेड्रियल से कहता है कि एडार वो तलवार लेकर भाग रहा है, इसीलिए ग्लेड्रियल भी इसके पीछे भागने लगती है और इसे जाता देख हेलब्रेंड भी इसके पीछे आने लगता है और ये दोनों मिलकर एडार के पीछे पड़ जाते हैं। एडार भागने की पूरी कोशिश करता है पर नहीं भाग पाता और ये दोनों जल्दी ही इसे घेर कर गिरा देते हैं। एडार जैसे ही उस तलवार की तरफ बढ़ता है तो हेलब्रेंड इस पर हमला कर देता है। तभी ग्लेड्रियल कहती है कि हथियार नीचे करो हेलब्रेंड, ये तुम्हें उकसा रहा है, मुझे ये जिंदा चाहिए। और फिर वापस आने पर हम देखते हैं कि इन सब ने बचे हुए ऑर्क को बंदी बना लिया है और ग्लेड्रियल अब एडार से पूछताछ करने लगती है और इससे कहती है कि मुझे तुम्हारा मालिक चाहिए, कहाँ है सोरोन। जिस पर ये कहता है कि सोरोन नहीं रहा, मैंने उसे अपने हाथों से मारा है। जिस पर ग्लेड्रियल कहती है कि तुम्हारी बचकानी बातों से मैं बहकने वाली नहीं हूँ, मुझे अपने मालिक का पता बताओ। जिस पर एडार बताता है कि सोरोन ने अपना सारा जोर लगा दिया मध्य धरती को फिर से बसाने के लिए। उसे एक ऐसी शक्ति की तलाश थी जो सिर्फ शरीर तक सीमित ना हो, इसीलिए उसकी तलाश में वो नॉर्थ की तरफ चला गया, पर वो काली शक्तियाँ उस पर ही हावी हो गयी। जिस पर ग्लेड्रियल कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं। जिस पर एडार कहता है कि जल्दी ही ये साउथ की सारी सरजमीनें हमारी होंगी, सभी ऑर्क मेरे बच्चे हैं और हमें भी जीने का उतना ही हक है जितना तुम्हें है, इसीलिए हम अपनी दुनिया यहीं बसाएंगे और तब तुम यकीन करोगी। जिस पर ग्लेड्रियल कहती है कि चाहे मुझे सदियां ही क्यों न लग जाए, मैं तुम्हारे एक एक ऑर्क को मारकर सबको खत्म कर दूंगी और तुम्हें जिंदा रखूंगी, ताकि आखिर में तुम्हारे सीने में खंजर उतारते वक्त मैं तुम्हें ये खबर सुना सकूं कि तुम जैसे शैतानों की एक पूरी नस्ल को हमने खत्म कर दिया। तभी हेलब्रेंड आकर ग्लेड्रियल को बाहर ले जाता है और बाहर हम देखते हैं कि सभी गाँव वालों की तरफ से ब्रोनविन न्यूमेनोर की महारानी से कहती है कि आपका एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे, आप लोगों ने हमें बचाया है। जिस पर रानी कहती है कि तुम्हारे लोग तुम्हारी वजह से जिंदा है, तुमने उनमें उम्मीद जगाई और अब मैं इन इंसानों को इनका वो राजा दूंगी जिसका इंतजार तुम्हें सालों से था। इसीलिए महारानी ऐलान करती है कि साउथ के सभी इंसानों का राजा हेलब्रेंड है, जिसे सुनते ही यहाँ के सभी इंसान हेलब्रेंड को अपना राजा मान लेते हैं। और फिर तभी ग्लेड्रियल भी ये तलवार एरोंडिर को दे देती है और फिर एरोंडिर जब थियो के पास आता है तो इसे इसमें तलवार के बजाय एक कुल्हाड़ी मिलती है, क्योंकि असली तलवार एडार ने पहले ही वेल्ड्रेक को दे दी थी, जो तलवार को इसकी सही जगह पर लगा देता है, क्योंकि ये तलवार ही सोरोन की चाबी है। और फिर तभी हम देखते हैं कि इन पहाड़ों का पानी यहाँ से निकलने लगता है और गांव के कुओं से बॉम्ब की तरह फटकर बाहर निकलने लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, पर ऑर्क और एडार अब समझ चुके हैं कि उनका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि इतने सालों से ये ऑर्क जो सुरंगें खोद रहे थे, ये पानी उन्हीं सुरंगों में से होता हुआ यहाँ के एक बहुत बड़े ज्वालामुखी में जा रहा है, जिससे ज्वालामुखी में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिससे ये सब डर जाते हैं और आग के गोले अब इनकी तरफ आकर बरसने लगते हैं, जिसकी चपेट में आकर काफी लोग मारे जा रहे हैं। और ग्लेड्रियल देखती है कि एक बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत हो चुकी है। क्या ये सोरोन की वापसी है? क्या सोरोन अब वापस आ रहा है? ये सब हमें इसके अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। पर अब आप हमारे इस अंडररेटेड चैनल को दबाकर लाइक और शेयर करो, ताकि इस अच्छे कंटेंट पर भी अच्छे व्यूज आ सकें। और कमेंट बॉक्स को द रिंग्स ऑफ पावर के तीसरे पार्ट से भर दो, क्योंकि आपके इन्हीं रिस्पॉन्स की वजह से ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।